ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाउंडेशन डन, ठीक है। आई एम स्टेपिंग इनटू इंटरमीडिएट। कितने सब्जेक्ट रहते हैं इंटर में? 6 सब्जेक्ट रहते हैं। कौन से? अरे तुमको कौन से सब्जेक्ट रहता है? ओके, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट रहता है, एफएम रहता है, और टैक्सेशन रहता है। लॉ, तुम भी बोल सकते हो लॉ एंड एक्वा कौन सा है? कॉस्ट, ठीक है। 6 पेपर होते हैं, बट जो सब्जेक्ट्स है दे आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव टू डू। सेकंड कैसे? एफएम के साथ यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एसएम, दैट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, एंड टैक्सेशन में यू हैव डायरेक्ट टैक्सेस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। कल तुम्हारा कौन सा हुआ था? एडवांस अकाउंट्स का हुआ था कि कॉस्टिंग हुआ था? अकाउंट्स हुआ था, ठीक है। आज कौन सा होगा? क्या है? फाइनेंशियल, क्वेश्चन क्या रहता है? नाउ सच्ची सच्ची बताना, फाउंडेशन के एग्जाम के पहले तुम में से कितने लोग 2 महीने पहले पढ़ाई चालू कर? सच्ची बता, झूठ मत बोल। 2 महीने पहले से सीरियसली पढ़ाई चालू कर? कितने लोग हैं 2 महीने पहले चालू किया था? इधर है नीचे। Why? Because imagine something. You are in first standard, ठीक है। तूने फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लियर किया, एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद तुम नेचुरली कौन से स्टैंडर्ड में जाओगे? सेकंड स्टैंडर्ड। बट अज्यूम करो तुमने फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लियर किया एंड समवन पुट्स यू डायरेक्टली इनटू सिक्स्थ स्टैंडर्ड। This first standard was your foundation and sixth standard is your CA intermediate. The shift from foundation to intermediate is so massive that you cannot afford कि यार एग्जाम के 2 महीने पहले हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो फिर करना क्या पड़ेगा? डे 1 कंसिस्टेंटली आज से ही जितना क्लास में होता है उतना रिवाइज करने का। You have to just be on track with whatever is taught in the class. And believe me, बहुत लोग बोलते हैं CA क्रैक करना मुश्किल है, कुछ मुश्किल। In my opinion, if you are disciplined from day 1, अगर तुमको कंसेप्ट सारे समझ रहे हैं, अगर तुम एडिक्वेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो CA इज अ वेरी, इसे नहीं बोलूंगा, इट्स अ वेरी मैनेजेबल कोर्स। क्या प्रॉब्लम? डिफिकल्टी में प्रॉब्लम नहीं है। द मेन प्रॉब्लम लाइज इन द डेप्थ और वास्ट, जितना सिलेबस तुम्हारा बहुत वास्ट है। यू हैव टोटल 8 सब्जेक्ट्स, एंड अगर ये सब्जेक्ट 50 मार्क के लिए भी है ना, then also it has at least 6 to 8 chapters every subject. Accounts में तो खैर बात नहीं करूँ तो ये अच्छा है। Accounts में you have 28 accounting standards plus 6 additional chapters, total 34 chapters है तुमको सिर्फ एडवांस अकाउंट्स। लॉ का सर ने बताया रहेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में तुमको बाउंस पड़ा जाएगा जैसे जैसे उनके भी लेक्चर्स होंगे। तो सर हमें क्या करना है? You have to sit dedicatedly, listen to each and every word very carefully. कुछ डाउट आ रहा है पूछो, but what I want or what I expect, at least in my class, मैं कुछ भी तुमको पूछूं, irrespective of whatever I ask, तुमको जवाब उसका देना चाहिए। तुम गलत जाओ सही जाओ, I don't care, but I want that interaction to happen between me and you. मैं यहाँ पे तुमको कोई पिक्चर नहीं दिखा रहा है, सिर्फ मैं बोलूंगा तुम लोग चुपचाप सुनोगे। I want an interactive session, ठीक है। कुछ भी पूछूं मुझे उसका जवाब चाहिए, ठीक है। एंड इन द लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, आई एम Sanjay Kulkarni, I am chartered accountant. I have stood all India rank 90 in CA final and 44th in CA intermediate. I have also completed, so there is something called as IFRS, International Financial Reporting Standards. इसमें डिप्लोमा मैंने किया है। This is a UK course. एंड यहाँ पे आई हैव स्टूड अ ग्लोबल रैंक ऑल्सो, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे पढ़ा रहा है, तुम समझो पढ़ रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये सबसे इम्पोर्टेंट, आई हैव ऑल्सो डन बीकॉम, आई हैव ऑल्सो डन बीकॉम। ये तुमको करना जरूरी है, बट इन माय ओपिनियन कुछ फायदा नहीं। तुमने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया है फॉर बीकॉम? कौन सा? इधर वाले कि ऑनलाइन?
कौन सा सीखना पुणे वाला? नहीं ब्रांच से ऑनलाइन अच्छा मतलब डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। पीसीसी पीसीएस समझ रहा है? अच्छा तो नहीं मैं बीबीए बीबीए लिया है, बीबीए बीकॉम की मतलब कुछ तो तुमको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा तो कर सकते हो तुम लोग बात, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू आर सिटिंग हियर एंड डूइंग सी। अपना सब्जेक्ट कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज योर लास्ट पेपर, ठीक है। एवरी ऑर्डर ऑफ पेपर इज फिक्स्ड। तुमने फाउंडेशन में दिया, कौन सा पहले दिया था? अकाउंट्स दिया था, लॉ दिया था, मैथ्स दिया था, लास्ट में इको दिया था। वैसे ही एडवांस अकाउंट्स तुम्हारा पेपर नंबर 1 होगा, लॉ तुम्हारा पेपर नंबर 2 होगा, and paper number 3 will be your taxation, paper number 4 is costing, paper number 5 is audit, and last paper is your FMSM. FMSM means in group 2. तो चलेगा क्या group 1 पहले group 2 बाद में? No subject is interrelated with each other. मैंने अगर आज उठ के FME तुमको पढ़ाया, तुमको इसके लिए पहले बाकी सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। एवरी सब्जेक्ट इज न्यू इन इट्स एंटायरिटी, हर एक सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। If I talk about my subject FMSM, अच्छा FMSM नहीं भी ये जो पेपर नंबर 6 है तुम्हारा, this paper number 6 has two subjects, मैंने बोला FM है and strategic management है। This strategic management will be covered by Harsh sir and I will be taking care of your financial management subject. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आता है 50 मार्क का, एसएम का पेपर आता है 50 मार्क का। एक ही पेपर रहता है, एक ही पेपर में दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज योर एफएम एंड सेकंड सेक्शन इज योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ आउट ऑफ दिस 50 मार्क्स का पेपर अगर मैं देखूं 35 मार्क्स मतलब कितना 70%। हर एक पेपर तुमको मालूम रहेगा कि एवरी पेपर में इन ऑल ऑफ दीस पेपर्स 70% इज डिस्क्रिप्टिव एंड 30% इज एमसीक्यू। 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 30 मार्क का एमसीक्यू रहेगा। Similarly, in financial management, which is for 50 marks, 35 marks का there will be descriptive, that is 70% of 35 of 50, 35 will be descriptive and 15 marks का there will be MCQ. ठीक है? Now when I say MCQ, don't expect कि जैसे तुमने इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में MCQ तुमको सर 15 अलग अलग MCQs होंगे एक एक मार्क के, बिल्कुल भी तुमको वन लाइनर एमसीक्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही नहीं। देयर विल बी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। अगर मुझे झलक दिखानी है, आई वांट टू सी सर कैसे आते हैं क्वेश्चंस। दिस इज योर सितंबर 2024 वाला एमसीक्यू पेपर, ठीक है। एमसीक्यू पेपर है ये तुम्हारा, तुमको एमसीक्यू पेपर मिला रहता है। कितने पेजेस का है सिर्फ एमसीक्यू? 12 पेजेस का एमसीक्यू है। सर जब 30 को लिखा आपने 15 बोला था, अरे एफएम एसएम दोनों मिला के एफएम 15 मार्क का रहेगा, एसएम 15 मार्क का रहेगा। अगर मैं ये देखूं तो जो केस सिनेरियो 1 है, दिस इज ऑन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो ही क्वेश्चंस रहेंगे, केस सिनेरियो 1, केस सिनेरियो 2। वन क्वेश्चन 15 मार्क्स। देखोगे केस सिनेरियो, दिस इज क्वेश्चन पहले क्वेश्चन, स्टिल क्वेश्चन, क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन ये है, you are required to answer the following questions from 1 to 5 जो रहेंगे तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, 2 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। जो पहला जो केस सिनेरियो 1 है 1 to 5, इट इज ऑफ 2 into 5 10 मार्क्स एंड देयर विल बी 5 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, या कैसे भी उनका अगर बाइफर्केशन हो। तो ये जो एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, दिस इज इंडिपेंडेंट एमसीक्यू एंड ये 1 मार्क का इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। ऐसे होके तुम्हारे यहाँ पे 15 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। फिर ये एमसीक्यूज क्या डिफिकल्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। और में एमसीक्यूज क्या है जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना एफएम में। एफएम इज पूरा प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल, ऑल सम्स। जो भी हम सम सॉल्व करेंगे ना, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है, उन्हीं क्वेश्चंस को इन्होंने एमसीक्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। बात मतलब क्या है, यू हैव टू डू द एंटायर सॉल्विंग
बस फर्क इतना है कि तुमको अभी यहाँ पे एमसीक्यू ऑप्शंस रहेंगे कि अगर तुमको आंसर आया, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा आंसर ये आया, सर ये क्या है तुमको कुछ नहीं मालूम बट सुनो, अगर मेरा आंसर ये आया, सॉल्व करके मैंने मैन्युअली सॉल्व किया और सॉल्व करके ये आंसर आया, तो मुझे इसको टिक मारना पड़ेगा। मतलब ये जो ऊपर के जो ये बॉक्स तुमको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक्स जल्दी स्टार्ट नहीं होंगे, देयर आर सम बेसिक्स। उसके बाद देन आई फॉर्मली स्टार्ट विद द चैप्टर ना, और जब हम उनके क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको दिखेगा कि सर एज इट इज ये स्ट्रेट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है एज इट इज उठ के तुम्हारे नोट्स में है, दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन ओनली, बस इस क्वेश्चन को हमने एमसीक्यू कर दिया। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल तुमने 11th 12th में फाउंडेशन में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया है ना, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया रहेगा तुमने, तुमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, मतलब तुमने अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया रहेगा, आखिर कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। अब अज्यूम करो वही फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अगर मैं तुमको पूरा दे दूं और बस पूछूं फाइंड व्हाट इज द नेट प्रॉफिट एज एमसीक्यू, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्रेडिंग पीरियड बनाना पड़ेगा, रफ में तो रफ में बनाना पड़ेगा, एंड फिर लास्ट में अल्टीमेटली तुमको आंसर देना पड़ेगा। सेम उसी तरीके में ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू अपने आप में सेपरेट इसका प्रैक्टिस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उन्हीं से ये एमसीक्यू बनाया है, बाकी कुछ नहीं। बट सर ये अप्रोच कैसे करेंगे, दिस एमसीक्यूज वी विल डू वंस वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर। एक चैप्टर हो गया, चैप्टर वाइज एमसीक्यू बुकलेट तुमको मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। बट इतना बोलना है, इसमें एक खुशखबरी है तुमको, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर तुमने ये 2 मार्क का आंसर गलत दे दिया तो तुम्हारे 2 मार्क ही जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ तुक्का, तुक्का क्या मारोगे, सवाल नंबर्स, अगर तुमको ये आंसर आ रहा है तो तुमको आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली वन थिंग, of all the subjects, of all these 6 subjects, financial management is the only subject which will make you man from a boy, you guys women from girls। क्यों? तुमने अब तक जो फाउंडेशन में सीखा है, तुमने क्या सीखा, अकाउंटिंग। In intermediate there is also accounting, but there is something which you have never even heard of or which you have never even thought कि यार अकाउंटिंग में ऐसा भी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग, both of these subjects are the branch of accounting only। अकाउंटिंग जो है वो माता है, she is mother, accounting is your mother, उसके 2 बच्चे हैं, उसमें से कुछ आएंगे वो डिस्कशन में। बट व्हाट आई वांट टू से दैट एफएम एंड कॉस्टिंग दोनों तुम्हारे पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ही है। सर क्यों ऐसा बोला आपने, just second when I formally start with the topics I'll let you know, but this is the most interesting subject। तुमको अगर स्टॉक मार्केट का कुछ एक्सपीरियंस नहीं, तुमको अगर उसमें कोई इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट क्या मालूम है तुमको, शेयर्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, तुमको अगर उसमें इंटरेस्ट है, दिस सब्जेक्ट इज फॉर यू। हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, सर कहाँ पे इन्वेस्ट, अगर मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो क्या देख के इन्वेस्ट करूँ, उसमें क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सब हम लोग इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड ये सब्जेक्ट तुमको अभी नहीं है, अभी भी है, और जब तुम और बड़े हो जाओगे, बड़े मतलब फाइनल में जाओगे, तभी ये सेम सब्जेक्ट है, बस ये एफएम नहीं रहेगा, ये अब बन जाएगा एएफएम, दैट इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यही। तो if your basics are strong in intermediate, your final will be a cakewalk for you, ठीक है। अब when I talk about the descriptive paper, यहाँ पे तुम्हारा मेक और ब्रेक, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू एक आधा वे वो नया एमसीक्यू बनाएंगे भी नहीं, बट एक्सपेक्ट करना डिस्क्रिप्टिव में एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस टू बी गिवन। सर मतलब आगे क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, ट्रस्ट मी आई हैव सीन द पेपर्स, बहुत पेपर देख चुका हूं मैं खुद। जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने ऐसे ही पढ़ाई किया है कि रिपीटेड क्वेश्चंस जो है उनको अच्छे से करो पहले, एंड फिर जो नए क्वेश्चंस है उसमें दिमाग लगाओ। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में हर क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चंस रहेंगे तुमको, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन तुमको नया मिलेगा, नहीं, देयर विल बी रिपीटेड क्वेश्चंस आल्सो इन द एग्जामिनेशन। जैसे फाउंडेशन का अकाउंट्स किया, कितने क्वेश्चंस रिपीट मिले तुमको, मिले कि नहीं, क्यों, अरे सारे क्वेश्चंस नए डालोगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू सिट देयर फॉर 3 hours एंड फिगर आउट कि भाई ये क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है।
इसलिए एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चंस मैक्स टू बी न्यू क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस रिपीटेड रहेंगे। तो सर अगर मैं तुम्हारा पेपर पैटर्न देखूं तो ये अभी समझ लो क्यों, ये अगर मैंने तुमको पहले दिन बताया ही नहीं और डायरेक्टली एग्जाम में तुमको मैंने बैठने दे दिया तो तुम गलती करोगे। एंड आई हैव सीन दिस मिस्टेक हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माय कलीग्स आल्सो। मेरे स्टूडेंट्स से भी ये मिस्टेक हुआ है। क्या सर? योर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। मतलब क्या सर? हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 तुमको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। उसको कभी भी अटेम्प्ट करो चलेगा, यू फर्स्ट अटेम्प्ट को 2 3 एंड देन अटेम्प्ट 1 चलेगा, बट क्वेश्चन नंबर 1 तुमको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन है 2 3 4 उसमें तुमको ऑप्शन है कि एक क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो। मतलब हम लोग करने कितने क्वेश्चन है सर? 3 मेन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 1 में देयर विल बी 3 सब क्वेश्चंस ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 1 सी एंड सारे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मिला के होते हैं 15 मार्क्स। द ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 1 ए तुमको 6 मार्क्स का पूछ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बी 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 सी 5 मार्क्स, या तीनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल कॉम्बिनेशन इनके हिसाब से है, बट पहला क्वेश्चन रहता है तुम्हारा यूजुअली 15 मार्क्स का। अब तक मे 24 नया सिलेबस, मे 24 को नया सिलेबस हुआ है, तो जो मैं देख रहा हूँ फ्रॉम मे 24 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स एवरी क्वेश्चन इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो 5 मार्क्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ए 5 मार्क, बी 5 मार्क एंड सी भी 5 मार्क। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेगा, उनकी मर्जी, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 आर ऑफ 10 मार्क्स कंबाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट्स होंगे ए एंड बी 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट होंगे ए एंड बी 10 मार्क्स। अगेन यहाँ पे ए पार्ट तुमको 7 मार्क के लिए पूछेंगे, बी 3 मार्क, 6 4 5 5 एनी कॉम्बिनेशन व्हाटसोएवर, बट टोटल क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा 10 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 3 भी रहेगा 10 मार्क्स। तो ऐसे 15 10 10 तुमको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और बाकी जो क्वेश्चंस है 2 3 4 उसमें से तुमको दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो 15 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स ऐसे होकर तुम्हारा 35 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव रहता है। सर आप क्यों ये क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ रहे हो? बिकॉज़ सारे स्टूडेंट्स छोड़ते हैं। क्यों? थोड़ा प्रैक्टिस करिए। दिस इज प्योर थ्योरी ऑफ 10 मार्क्स। तो तुमको प्रॉब्लम्स अच्छे से आ रहे हैं, तुम थ्योरी क्यों करोगे? आखिर ना, बट नेवरदलेस वी विल डू दिस आल्सो। मतलब सीखना तो ये सब पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि फिर एग्जाम में क्या करना है। अगर थ्योरी इजी आया, थ्योरी पे मार्क्स स्कोर करो, बट थ्योरी में कभी भी तुमको 10 के 10 मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है। 6 मार्क से 8 मार्क तुमको थ्योरी में मिलेंगे। मैंने अभी तक नहीं देखा जहाँ पे थ्योरी में 10 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इस थ्योरी है यू आर बाउंड टू लीव 2 और 3 पॉइंट्स, यू आर बाउंड टू यू नो कुछ एक तुम शॉर्टकट वगैरह ले सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल में तो यू कैन स्कोर कंप्लीटली फुल मार्क्स। क्यों? अरे फाइनल क्वेश्चन है, हो ये हो गया, मैच हो गया, स्टेप्स तुमने सब फॉलो किया है, बात खत्म। क्यों तुमको आंसर नहीं देगा? एंड जो इंस्टीट्यूट का पेपर चेकिंग प्रोसेस होता है इट इज कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड। मतलब क्या? अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क का है, इफ देयर इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, उसके 3 स्टेप्स, स्टेप 1 2 मार्क्स, स्टेप 2 1 मार्क एंड स्टेप 3 2 मार्क्स। तुमने तीनों स्टेप्स किए हैं एंड फाइनल आंसर तुम्हारा मैच हुआ है, तुमको पूरे 5 मार्क मिलेंगे। वहां पे एग्जामिनर को अपना, अगर उसको तुम्हारी हैंडराइटिंग पसंद नहीं आई तो मार्क्स नहीं काट सकता। क्यों? ही हैज टू गिव अ रीजन व्हाई द मार्क्स आर डिडक्टेड। ऐसे बोल सकते, मेरे को इसका हैंडराइटिंग पसंद नहीं आया, मेरे मार्क्स काटा। अगर तुम्हारे स्टेप्स बराबर है, आंसर्स बराबर है, बात खत्म, यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। तुम हैंडराइटिंग कितना गलीच निकालना है निकाल। हैंडराइटिंग प्लीज, हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन ये जो भी है ये यहाँ पे मायने रखता नहीं है। खुला बोलता हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी और इट इज नॉट व्हाट विल डिटरमिन कि तुमको मार्क्स अच्छे मिलते हैं कि नहीं मिलते। हैंडराइटिंग जितना गंदा निकाल सकते हो निकालो, बट पेपर कंप्लीट करो। हाँ, बट सब पढ़ने के आना चाहिए। तुमको अक्षर दिख रहे हैं? कैसे है अक्षर? कैसा है हैंडराइटिंग? ठीक लग रहा है कि गंदा लग रहा है? सच बोलो, बोलो ना, बोलो, इतना क्या सोच रहे हो? अच्छा सुन, 10th में अगर ये हैंडराइटिंग तुम लिखते थे, 10th में, 10th तक 12th तक भी पकड़, मार्क्स मिलते थे? मार्क्स मिलते थे क्या?
ये गंदे अक्षर है ये, but you can see there is a step mark. Step 1 1.5 marks, step 2 2.5 marks, step 3 6 marks. बात खत्म, सारे स्टेप्स मैच है। क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे 10 में से 10 मार्क मिलेंगे। बात सर वो जर्नल एंट्री में आपने जेएफबीएफ नहीं लिखा, लाइन नहीं मारा, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, यू आर इन सीए इंटरमीडिएट। फिर सीए फाउंडेशन में भी फर्क नहीं पड़ता था, पर ठीक है तुम क्या है तो सीए इंटरमीडिएट मैं डेबिट क्रेडिट लिखूं ना लिखूं, डेट पर्टिकुलर जेएफबीएफ इन द बुक्स ऑफ ये वो कुछ भी नहीं। Your final answer should be correct and you will get marks. कितना घटिया प्रेजेंटेशन, कितना घटिया प्रेजेंटेशन। बट अगेन यहाँ पे ऐसा मैंने लाइन नहीं बनाया, यहाँ पे ऐसा कॉलम नहीं बनाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज कंप्लीटली ओके। इधर लाइन बनाना चाहिए था ऐसा, बट नहीं बनाया, ठीक है मार्क्स कटे क्या? बट मार्क्स जहां पे कटेंगे वहां पे वो तुमको स्पेसिफिकली बोलेंगे कि भाई यहाँ पे मार्क्स कटा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है इसीलिए मार्क्स कटा है। बट सुन 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 मेरी बात, ये जो फाइनल पेपर है 17,000 का ये गलत है, बट ये 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 पहले जो 5 है ये सही है, ये कुछ गलत हो गया। तो इन 5 के लिए भी तुमको मार्क्स मिलेंगे, क्यों ठीक है ना वहां पे, मतलब स्टेप मार्किंग रहते हैं एग्जाम में। तो अगर तुमने सब सही किया, फाइनल आंसर में तुमको एग्जाम में गड़बड़ सही हो गया तुम्हारे से, अगर एक चुक गया चलता है। ऐसा नहीं है कि तुमने अगर पूरा क्वेश्चन सही किया है, लास्ट में बस एक टू के बदले 3 लिखा है तो 0 मार्क्स मिलेंगे, 2 यू विल गेट स्टेप मार्किंग, होता ही है हमेशा। बट लेकिन जहां पे गलत है वहां पर तुमको गलत करेंगे। एंड तुम कॉपीज मंगा सकते हो चेक होके, ये चेक कॉपीज है, दिस इज योर फाइनल, दिस इज ऑफ सीए फाइनल, बट इट इज चेक कॉपी। तुम अगर तुमको जानना है कि भाई यहाँ पे गलती क्यों हुई है, देयर इज सॉफ्टवेयर ऑफ इंस्टीट्यूट, वहां पे पैसे दो, वो सॉफ्टवेयर तुमको एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे तो वहां पे एग्जामिनर का रीजन रहेगा कि व्हाई आई हैव डिडक्टेड और व्हाई दिस इज रॉन्ग। तुम्हारे जो टेस्ट के पेपर्स हैं वो भी ऐसे चेक होंगे, ऑब्वियसली कंप्यूटराइज्ड नहीं होती, वो हम खुद चेक करेंगे, बट जहाँ पे गलत है वी विल लेट यू नो कि कहाँ पे गलत है, ठीक है। तो अगर तुम if I try to show you the paper of अभी recent attempt का पेपर दिखाता हूँ, mid 2025 का पेपर है। अगर तुम देखो ये यहाँ पे, और मैं क्यों आज ये बोल रहा हूँ मालूम है क्या, क्योंकि एग्जाम में I don't want you guys to waste time in reading these general instructions। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो ना, ये पढ़ते बैठोगे एक तो तुमको 15 मिनट मिलता है रीडिंग टाइम, ऊपर से 24 पेज का पेपर है, तो ये सब टाइम पास पढ़ने से अच्छा जो मेन क्वेश्चन है वो पढ़ो। इसलिए मैं तुमको अभी से बोल रहा हूँ, there will be 2 sections in your FMSM, section A, section B। section A तुम्हारा रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, section B तुम्हारा रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। इट इज योर चॉइस कि मुझे section B पे अटेम्प्ट करना है कि section A अटेम्प्ट करना है। बुकलेट अलग अलग रहेगा, section A के लिए अलग बुकलेट रहेगा आंसर का, section B के लिए अलग बुकलेट रहेगा आंसर। तो तुमको इंस्ट्रक्शंस देंगे, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर अभी से अलग बुकलेट मिलेंगे। क्यों, मैंने देखा है जब मैं इंटर दे रहा था 2021, तो मैंने तो अलग अलग बुकलेट पे लिखा था, मेरे बाजू में जो लोग बैठे थे उसने क्या कर दिया, उसने एक ही बुकलेट में सब लिख दिया। तभी एफएमएसएम नहीं होता था, तभी एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस था। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आया तुम लोग सी फाउंडेशन में, वो पहले इंटर का पार्ट हुआ करता था, तो उसने सेम इसमें लिख दिया। तो they will not evaluate economics for finance, they will only evaluate FM। क्यों? उनके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स का पेपर ही नहीं लिखा है, पेपर अलग अलग है। एफएम का जो पेपर है वो किसी और के पास जाएगा, इको या तुम्हारे केस में एसएम का पेपर दूसरे के पास जाएगा, तो प्लीज अलग अलग बुकलेट पे लिखना। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें वाला क्वेश्चन 1 2 3 4, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है एंड बाकी 2 क्वेश्चन तुमको करना है आउट ऑफ रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। हमेशा देख लो क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा ये तुम्हारे थ्योरी का रहेगा, कंप्लीटली थ्योरी, पूरा थ्योरी है। यहाँ पे इंटरनल ऑप्शन रहेगा कि ये तो ये सी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये सी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे। ए भी करना ही है, सी में से ऑप्शन है, बट अगेन दिस इज कंप्लीटली थ्योरी।
क्वेश्चन नंबर 4 पूरा थ्योरी का रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं जो कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें से 5 मार्क्स पहला क्वेश्चन सब क्वेश्चन ए। सर इधर भी बैलेंस शीट, बट ये बैलेंस शीट हमारे अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं है। दिस बैलेंस शीट तुमको ऑलरेडी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, दिख रहा है कि इधर कुछ नहीं लिखा उन्होंने, इधर कुछ नहीं लिखा, इधर कुछ नहीं लिखा, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। तुमको ये बैलेंस शीट कंप्लीट करना है फॉर 5 मार्क्स। तुमने अगर रेशियो एनालिसिस 12th स्टैंडर्ड में देखो सबसे बड़ा रेशियोस, करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई, आरओई, वो सब के ऊपर का ये क्वेश्चन है। दिस इज ऑफ योर रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन जो इंटर में फिर से है एंड इट इज इन मच मोर डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क का। द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर इज, बाकी पेपर्स का मुझे नहीं मालूम, बट इस पेपर में ना तुमको बताया गया है कि सब क्वेश्चन बी में अगर 3 पार्ट है, ए 1 2 3, तो ये 2 मार्क का है, ये 1 मार्क का है, ये 2 मार्क का है। देखो 2 1 2 ब्रेकअप दिया है उन्होंने। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो 2 1 2, अगेन दे हैव गिवन ब्रेकअप, ये 2 मार्क का, ये 1 मार्क का, ये 2 मार्क। तो तुमको उतना ही इसके लिए लिखना है जो 2 मार्क के लिए सफिशिएंट है। पूरा थ्योरी मत लिखते बैठो कि सर हमने ये क्वेश्चन में ऐसा ऐसा दिया है, ऐसा ऐसा दिया है, ये उसका मीनिंग रहता है, ये उसका फॉर्मूला रहता है, ये लो फाइनल आंसर। ऊपर का कोई नहीं चेक करेगा, मेन आंसर तुम्हारा चेक करेंगे। इसलिए बोला ये 1 + 2 + 3 + 2, यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का। अच्छा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 8 मार्क का क्वेश्चन नंबर ए है एंड क्वेश्चन नंबर बी जो है वो 2 मार्क का है। तो ऐसे होके क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा 10 मार्क का आता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखोगे 1 + 1 + 1 + 1 + 2, 6 मार्क का ए क्वेश्चन एंड 4 मार्क का बी क्वेश्चन। तो ऐसे 1 2 1 मतलब 15 मार्क्स, 2 3 4 10 मार्क्स की क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा थ्योरी रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। इसमें कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए जो भी थ्योरी है ना, और थ्योरी तुमको समझेगा भी नहीं। अगर मैं आज चालू करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ फाइनेंस, कुछ नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। क्यों? सब कुछ आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड है। जब तक मैं तुमको आगे वाले चैप्टर सिखाऊंगी तब तक ये कैसे समझेगा तुम? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेट टू इक्विटी रेशियो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सब जब तक मैं तुमको इंडिविजुअली और चैप्टर में घुस के सिखाऊं नहीं, तब तक तुमको इंट्रोडक्शन या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, वी विल कंप्लीट दिस थ्योरी आल्सो इन अ मैटर ऑफ आफ्टर वी कंप्लीट द मेजर प्रैक्टिकल चैप्टर्स। सिलेबस पे आता हूं मैं क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन है सेक्शन भी आज तुम्हारा एसएम चालू होगा, और एसएम फिर से बताएंगे तुमको क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिलेबस केवल कितने चैप्टर है? 9 नहीं है मैडम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओनली 14 चैप्टर। बट अगर तुमको बताऊं ये एफएम ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बाकी सब्जेक्ट से कम है। तो 14 चैप्टर्स कम है। हमें बताया कितने चैप्टर है तुम्हारा, पता है इतने सारे सेक्शन तुमको पढ़ने, अकाउंट्स के चैप्टर्स इतने सारे हैं। FM is the only subject where number of chapters are less. And अगर मैं बात करूं तो जो पहले 2 चैप्टर्स है these are pure theoretical chapters, बाकी 3 4 5 6 7 8 9 all are practical chapters. Only one thing, तुमको FM में कम से कम 125 to 150 फॉर्मूले, 125 से 150 फॉर्मूला है, हम उसमें से एक फॉर्मूला भी लर्न करेंगे। फॉर्मूलेज रटना नहीं है। अगर तुम फॉर्मूले रटने में जाओगे तो 1 प्लस का माइनस कर दो एंड योर मार्क्स आर गॉन फॉर अ टॉस। इसलिए फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला सिंस इज अ रेगुलर बैच, तुम्हारे पास बस नेक्स्ट साल है, May 26 का अटेम्प्ट है तुम्हारा, तो यू हैव गुड टाइम। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो कि भाई ये फॉर्मूला आया किधर से। वंस यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला तो रिमेंबरिंग फॉर्मूला बिकम्स वेरी इजी। पर तुमको मालूम नहीं है फॉर्मूला आया किधर से, तो तुमको रटना ही पड़ेगा। अगर रटोगे तो गलत जाओगे। मैं तुमको प्रॉमिस नहीं कर सकता ऐसा में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, बट इतना जरूर प्रॉमिस करूंगा कि अगर तुमने कंसेप्चुअली पढ़ा है, तुमने अगर क्वेश्चंस को रटा नहीं है, तो 100% दिस पेपर में तुम यू कैन आराम से बोलता हूँ दिस पेपर यू कैन इजीली स्कोर
आउट ऑफ 50 40 प्लस, आराम से आउट ऑफ 50 यू कैन स्कोर 40 प्लस। और हमारा ये टारगेट रहेगा कि हमको एफएम में इस बार 40 पार जाना है, आउट ऑफ 50 हमको 40 प्लस जाना ही जाना है। एंड उतना ट्रेनिंग मैं तुमसे करवा के लूंगा, तुम जितने क्वेश्चंस यहाँ पे करोगे उससे डबल क्वेश्चंस घर पे करोगे। क्यों? बी रेडी फॉर मैसिव। क्यों? तुम बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो गए, तो होमवर्क भी बड़ा बड़ा आएगा। कैलकुलेटर्स सब लोग लाए हैं, एफएम, अरे तू भाई कैसे सीए तो कैलकुलेटर नहीं लाए तो कैसे होगा? एवरीवन शुड ब्रिंग कैलकुलेटर्स फ्रॉम टुमारो, ठीक है। अब ड्यूरिंग द लेक्चर बहुत बार हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुना है इससे पहले? एक्सेल का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल नहीं तुम्हारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मालूम रहना चाहिए कि उसमें कैसे करेंगे। एंड इतना हम लोग यहाँ पे एक्सेल खेलने वाले हैं। सी unless and until you have a mastery in Microsoft Excel, तुम एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही नहीं सकते। क्यों? अरे वो तुम्हारी रोजी रोटी है। कैलकुलेटर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर अ घर वाली एंड बाहर वाली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुमको दोनों से प्यार करना ही पड़ेगा, तुम्हारे केस में घर वाला, ठीक है। तो एक्सेल भी हम लोग बहुत सारे यूज करेंगे। एंड व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस टू डू इज, जो तुमने बुक बनाया है, तो तुम कितने कलर के पेन लेके आते हो? एक ही कलर, जैसे प्लीज एटलीस्ट दूसरे कलर के पेन लेके आना। क्यों? बिकॉज तुमको सारे कंसेप्ट जो है क्लास में लिखने पड़ेंगे। लाइव रनिंग बोर्ड नोट्स जो मैं इसमें लिखूंगा वो तुम्हारे ग्रुप पे भी आ जाएगा आफ्टर चैप्टर इज कंप्लीट, बट आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन व्हाटएवर यू सी ऑन द स्क्रीन। क्यों? अगर तुम लिखोगे तो रिटेंशन रहेगा कि हमने कुछ लिखा था, समझ के लिखना है। और सिर्फ 3 चीजें चाहिए, बुक, पेन, कैलकुलेटर, दिमाग। These 4 things are sufficient। तुमको और कोई भी ऐसा फैंसी कंसेप्ट नोट्स, ये नोट्स, वो नोट्स कुछ नहीं, तुम जो लिखोगे वही तुम्हारे कंसेप्ट नोट्स बन जाएंगे। तुमको एक बुक जो मिलेगा फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तुमको लिखना नहीं सकता, क्वेश्चंस का बुक रहेगा, वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो सॉल्व रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो अनसॉल्व रहेंगे। सॉल्व क्वेश्चंस क्या करेंगे सर? सॉल्व क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क कर होंगे, बट ऑब्वियसली तुमको पहले सॉल्व करना है फिर आंसर चेक करना है। अनसॉल्व क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्लास में, सर कितने क्वेश्चंस रहेंगे? ज्यादा नहीं, बहुत कम, इंक्लूडिंग होमवर्क क्वेश्चंस। ये 500 क्वेश्चंस जो भी है, माइंड मी, इसमें से एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होगा सर एग्जाम में। अरे नहीं, एग्जाम में आराम से रिपीट होगा सर। किसमें रिपीट नहीं होगा? तुम्हारे वीकली टेस्ट में रिपीट नहीं होगा। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स यू विल गेट इन द वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट देना पड़ेगा, वीकली टेस्ट जितना होता है उतना। ऑब्वियसली अगर कुछ बात हुआ नहीं तो कुछ तुमको प्रॉब्लम से नहीं कराया वीकली टेस्ट में बिठा दिया, ऐसा नहीं होगा। बट यू शुड बी एबल टू सिट फॉर द टेस्ट। अभी डोंट एक्ट लाइक फाउंडेशन स्टूडेंट्स कि सर उनको नहीं आना, बाहर बारिश बहुत आ रही है, ये हो रहा है, आज देखो मुझे बारिश आ रही है, तो क्या क्या होगा? तुम्हारे पास इतने सारे मीन्स है, तुमको नहीं बोल रहा, तुमको बोल रहा हूँ, तो ऑनलाइन देखेंगे आज बारिश में क्या हुआ है? गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास, रेनकोट नहीं है, छाता नहीं है। बी डिसिप्लिन, डोंट मिस इवन वन लेक्चर। बिकॉज मेरे को मालूम है, मैंने मेरा पूरा फाउंडेशन इंटर फाइनल, आई गेव माय फाउंडेशन इन 2020 कोविड, इंटर 2021 कोविड, फाइनल में तो चॉइस ही नहीं है क्योंकि फाइनल में ऑफिस था। ऑफिस के साथ साथ तुमको ऑनलाइन लेक्चर से करने पड़ते हैं। यू कैन नॉट गो टू एंड सिट इन द फिजिकल लेक्चर। क्यों? दिन भर ऑफिस में जाके पढ़ाओ एंड फिर क्लास में बैठो, होगा नहीं। तो आई नो इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन आर द ओनली 2 स्टेजेस इन योर सीए जर्नी जहां पे तुमको एक्चुअल क्लासरूम का एक्सपीरियंस मिलेगा। डोंट लूज दैट एक्सपीरियंस, लिसन फ्रॉम अ पर्सन हु हैज नेवर अटेंडेड अ फेस टू फेस क्लास। प्लीज ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन क्लास मत करो। क्यों? ऑनलाइन क्लास में तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं रहेगा। क्या रहेगा? इधर ऐसा बाजू में लैपटॉप चालू है, प्रोफेसर बकबक कर रहा है, इधर अपने इंस्टाग्राम पे रील देख रहे, लाल करेगा आखिर भाई कैसे करेंगे जो ऑनलाइन देखेंगे? तो डिसिप्लिन रहो। एंड तुमको एक एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू बुकलेट रहेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस, अच्छा बाय द वे योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल जो है तुम्हारा, ये साइट तुम्हारे लिए आज से भगवान है। बाकी सारे साइट पे सर्फिंग करना छोड़ दो, ये एक साइट तुम्हारे लिए भगवान है। प्रणाम करो हमारे प्रेसिडेंट को, नंदा जी, ठीक है।
फिर उसके बाद देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज अ केस सिनेरियो बुकलेट। ये तुम्हारा आईसीएआई का एमसीक्यू बुकलेट रहेगा। तुम्हारा कौन सा कोर्स है? हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे केस बुकलेट रहेगा। एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम, ज्यादा नहीं, मात्र 106 पेजेस का है। ये तो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ बुकलेट। जो हमारा एमसीक्यू बुकलेट रहेगा उसमें ये क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो, देयर इज द एंटायर केस स्टडी क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर एमसीक्यूज। हर एक क्वेश्चन केस सिनेरियो रहेगा। देखो, ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस है एंड उसके नीचे सेपरेट एमसीक्यूज है। ये तो बुकलेट जो रहेंगे, ये तो तुमको वो एमसीक्यू बुकलेट में ये क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। इसके अलावा देयर विल बी सेल्फ मेड क्वेश्चन जो मैं खुद बनाऊंगा एंड वो क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विल बी ऑल द पास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स क्वेश्चन जो हम एमसीक्यू नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे। वो तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का रहेगा, बट माइंड भी हम लोग क्लास में इतने सारे एग्जांपल्स करेंगे, इतने सारे मैं तुमको क्लास में क्वेश्चंस बना के दूंगा कि वो क्वेश्चंस तुमको बहुत आसान लगेंगे। सर ये क्वेश्चन हार्ड आपने दिया है, वो क्वेश्चन इजी है। एंड बी रेडी टू कंज्यूम लॉट एंड लॉट ऑफ मार्किंग। मार्किंग मतलब क्या? तुम्हारा क्वेश्चन दूंगा, तुम पहली बार 100% गड़बड़ करोगे, अगर मैं सेम क्वेश्चन दूंगा ना, बट नॉट गेट डिमोटिवेटेड बाय दोस क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व कर पाओगे, तुम गलती वहां पे पहचान पाओगे, तो जाके एग्जाम में गलती नहीं करोगे। I want you guys purposefully to make a mistake in the class. जितना गलती करना है करो, यहाँ पे you have the freedom to make the mistakes. मैं तुमको नहीं चिल्लाऊंगा, मैं तुमको नहीं डांटूंगा, एंड अगर तुमने सही आंसर दे दिया तो मैं तुम्हारे ताली भी नहीं बजाऊंगा। Why? Because क्लास में तुम क्या कर रहे हो? क्लास में you are sitting here to learn, and to learn from your mistakes is the biggest learning you can get. टीचर का लर्निंग रहेगा, मतलब तुम जो मुझसे सीखोगे वो तो रहेगा ही, बट जो तुम अपनी गलतियों से सीखोगे that will decide कि how successful you will become in your life. इसीलिए you are free to go wrong here. मैंने तुमसे कुछ पूछा, गलत बोलो चलेगा, कोई बात नहीं है, बट प्लीज आंसर तो करो। जब तक तुम आंसर नहीं करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, और जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तब तक वो बुक्स या टेस्ट या मार्क्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तुम टेस्ट, अगर टेस्ट तुम्हारा 50 मार्क्स का है, तुम 0 लेके आओ, आई हैव नो प्रॉब्लम। तुम 50 लेके आओ, आई हैव नो एंजॉयमेंट एट ऑल। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्स मायने रखेंगे। टेस्ट सीरीज 1 जो तुम्हारे एग्जाम से पहले लूंगा मैं, टेस्ट सीरीज 2 अगेन एग्जाम से पहले, एंड फाइनल एग्जाम। ये 3 ही एग्जाम्स है जो मेरे लिए मायने रखते हैं। यू परफॉर्म गुड इन दोस एग्जाम्स, आई एम हैप्पी। टेस्ट जो है दे आर फॉर, टेस्ट का मतलब क्या है? एक्चुअली तुमको टेस्ट करने के लिए, तुमको कितना आता है कितना नहीं आता। टेस्ट के मार्क्स कहीं पे भी ऐड नहीं होंगे, मतलब तुमको ऐसा नहीं है स्कूल में जैसा था तुम्हारा ये टेस्ट के मार्क्स ऐड होते हैं, इधर कुछ नहीं होगा। इधर तुमको तुम्हारे लिए वो टेस्ट है, बट आई वांट यू गाइस टू स्टडी फॉर द टेस्ट। ऐसा नहीं कि सर टेस्ट का मार्क्स फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ के नहीं आएंगे। पढ़ के आने का, टेस्ट देने का, एंड उसके हिसाब से वी विल इवैल्यूएट। कोई भी टेस्ट डिस्कशन में तेरा पेपर के तेरा क्या है, तूने इधर क्यों गलत किया है, इधर क्यों गलत किया है, इतना इजी क्वेश्चन क्यों रॉन्ग किया, कुछ नहीं डिस्कशन करूंगा। आई विल जस्ट डिस्कस कि ऐसा ऐसा इसका आंसर रहना चाहिए। तुमने अगर गलत किया है तो प्लीज चेक करो कहाँ पे गलत किया है। उसके बाद तुमको बाहर के डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, क्लास में डाउट पूछना है पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे नंबर तुमको मिल जाएगा। तुम रात को 12:30 बजे 1 बजे भी कॉल करोगे तो आई विल बी अवेलेबल, प्रोवाइडेड तुम दिन पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो आई वांट ओनली वन थिंग फ्रॉम यू, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। अगर मैं तुमसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ उसका आंसर हो, अगर मैं तुमको कुछ करके आने के लिए बोल रहा हूँ तो प्लीज वो करके आ, ठीक है। एंड बिलीव मी, सीए पास करना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव द डिसिप्लिन। बस आई क्लियर्ड सीए एट द एज ऑफ 22। I am now teaching at the age of 23. But life is that much beautiful. At the age of 22, तुम भी सीए बन सकते हो आराम से। तुम तो जल्दी बन सकते हो, तुम्हारा आर्टिकल 2 साल का ये। You can pass and become a chartered accountant at the age of 21, 21.5, 22. You can become a very young chartered accountant provided you pass in the first attempt. And let me tell you one thing. The degree CA holds a lot of respect. तुम बाहर जाके बोल दो कि मैं सीए हूँ, तो तुम्हारे मम्मी पापा जब बोलेंगे ना हमारे बच्चे सीए करके, तो सामने वाला बोलेगा कि बहुत बड़ा तीर मार लिया तुम्हारे बच्चों ने। हाँ मार लिया। बाय। हाउ मेनी सीएस आर देयर इन इंडिया डू यू नो? अप्रॉक्सीमेटली 4.5 lakhs फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 140 crores, जिसमें से
जो लोग कमाते हैं वर्किंग क्लास जो है, एक 100 करोड़ पकड़ लो, फॉर 100 करोड़ सीएस देयर आर ओनली फॉर 100 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन देयर आर ओनली 4.5 लाख स्टार्टअप कंपनीज। उसमें से कुछ 2500 से 3000 लोग टपक भी गए हैं, वो नंबर इस भी इसमें आता है। तो आप देखो हाउ मच इज द डिमांड फॉर दिस कोर्स। एक बार सीए बन जाओ, तुम मालूम है इंस्टीट्यूट जब सीए बनते हो तो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। Do you know how much is the minimum salary offered? तो minimum मतलब सबसे कम। What is the minimum salary offered to a campus placement? अभी जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ उसमें मिनिमम सैलरी तुमको कितना ऑफर हुआ है सीए को? मिनिमम, हाँ, बेयर मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम सैलरी ऑफर्ड हो तो कितना अपना तो 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख। minimum salary offered to a CA was 10 lakh rupees per annum. Minimum. Maximum 35 lakhs per annum. ये कौन तुम्हारा मालूम है क्या? 22 साल के यंग बॉयज एंड गर्ल्स, 22 ईयर, एट द एज ऑफ 22 ईयर अर्न दिस मच। उसमें से भी अगर तुम्हारा रैंक आ गया ऑल इंडिया रैंक, वाले के तुमको दोनों देने पड़ेंगे, मालूम है ना? To get an all India rank, you have to give both groups at a time, तो जाके तुम्हारा रैंक आएगा। अगर तुम्हारा रैंक आ गया, यहाँ पे नहीं, अगर तुम्हारा रैंक आ गया तो तुमको बड़े-बड़े कंपनीज से, महिंद्रा, बजाज, इन सबसे तुमको ऑफर चालू ही होंगे एट 25 lakhs। उनका डेटा तुम्हारे पास जाता है 100%। टाटा, इंडिया में डाटा एक्सेस करना बहुत आसान है। अगर तुम्हारा रैंक आया है तो पूरा रैंक लिस्ट 1 to 50 रैंक लिस्ट इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है, पब्लिश करके कंपनीज को बेचता है। तो वो कंपनीज उसके साथ तुमको कॉल करके पूछते हैं कि आपका रैंक आया, आपका ग्रीटिंग्स, since you have got a rank in November 24 examination, या तो कौन सा आइटम दोगे, May 26 examinations, we are willing to hire you for this post, your remuneration details are as under, please let us know when we can schedule interview। वो तुमसे पूछते हैं please let us know when we can schedule interview। वो ये नहीं बोलेंगे कि योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड एट दिस, वो तुमसे पूछेंगे तुम तो फ्री हो, बोलो तुम्हें इंटरव्यू रखते हैं। दैट इज द पावर और रिस्पेक्ट व्हिच दिस डिग्री पुट्स। और जो मोदी जी ने बोला था कि सीए का साइन मेरे साइन से ज्यादा स्ट्रांग है, दिस स्ट्रांग। क्यों? तुम्हारे एक साइन से स्टॉक मार्केट के प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। मतलब क्या सर? सपोज there is a company called as Bajaj. Bajaj Finserv एक कंपनी मालूम है तुमको? Bajaj Finserv is a company. Suppose let us say तुम ये Bajaj Finserv के ऑडिटर। एक ऑडिटर क्या करता है? कोई तो मालूम रहना चाहिए मतलब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, P&L बैलेंस शीट जो भी है, उनको चेक करता है कि भाई ये P&L बैलेंस शीट सब सही है कि नहीं, एंड इसमें कोई गड़बड़ चीटिंग तो नहीं है ना, वो एक ऑडिटर चेक करता है। अब तुम एज अ ऑडिटर बजाज फिनसर्व से फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, तुम ऐसा गड़बड़ निकालते हो कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तुमको ओपिनियन देना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से क्या गड़बड़ है। तुम बोलते हो कि भाई इनके मेरे हिसाब से इन्होंने जो नया प्लांट खरीदा है ना, इन्होंने जो नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है जो 400 करोड़ रुपए का है, ये प्लांट एंड मशीनरी को इन्होंने असेट में दिखाया ही नहीं। ये प्लांट एंड मशीनरी को इन्होंने असेट में दिखाया ही नहीं। असेट में दिखाना चाहिए था, प्लांट एंड मशीनरी को दिखाया नहीं। तो क्या किया सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, ये गड़बड़ कर दिया। तुमने ये गड़बड़ तुम्हारे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑडिट रिपोर्ट, सीखोगे जब ऑडिट का क्लास चालू होगा। ऑडिट रिपोर्ट में तुमने ये गड़बड़ बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा गड़बड़ किया है इन्होंने, एंड माइंड मी दिस ऑडिट रिपोर्ट इज अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज। This audit report is available to public at large. तुमने ऑडिट रिपोर्ट दिया 26 मई 2026, कब दिया? 26 मई 2026 को तुमने क्या कर दिया? ऑडिट रिपोर्ट दे दिया तुम्हारा पब्लिक के लिए। 27 मई 2026, जो 26 मई को बजाज का प्राइस चल रहा था 4500 शेयर प्राइस, जो 4500 का शेयर प्राइस चल रहा था वो गिर गया डायरेक्टली 2500 से शेयर गिर गया। बहुत बड़ा होता है गैप। 2500 इज नॉट अ स्मॉल गैप।
क्यों? तुम्हारे एक ऑडिट रिपोर्ट में जो तुमने वहां पे साइन किया ना, ये एक साइन डिटरमिन करता है कि कंपनी का स्टॉक कैसे चेंज होगा। तो दिस मच स्ट्रॉन्ग इज योर साइन। तुमको मालूम है, अगर तुम देख सकते हो तो ऑल मल्टीपल कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट इज अवेलेबल टू यू। अगर तुम देखोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वोडाफोन। सुना तुमने? वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया अभी गए कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। देयर वाज सम मिस्टेक, देयर वाज सम फ्रॉड नहीं बोलूंगा मैं, देयर वाज सम गड़बड़ चल रहा था उनके अकाउंट्स में कुछ। तो इसीलिए अगर उनको दिखाऊं मैं फॉर द ईयर एनुअल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 या काम करो 20 to 23, ऐसा करके इतना बड़ा एनुअल रिपोर्ट दिखता है। एंड इस एनुअल रिपोर्ट में क्या तुम देख पा रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो तुमने कौन से फॉर्मेट में, टी फॉर्म नहीं यार, इन दैट नया फॉर्म, कौन सा फॉर्म सिखा है ना फाउंडेशन में, स्टेटमेंट फॉर्म का बैलेंस शीट, उस फॉर्मेट में बैलेंस शीट प्रिपेयर है। उसके ऊपर हमारे ऑडिटर का क्या रिपोर्ट, दिस इज ऑन पेज नंबर 241। on page 241 इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तुम लोग तुम्हारे इंटर में पढ़ने वाले जो ऑडिट चालू होगा उसमें तुमको एक दिखाना है, material uncertainty related to going concern. What do you mean by going concern? तुमने सीखा रहेगा, अरे सीखा है तुमने अकाउंट्स में गोइंग कंसर्न का मतलब क्या रहता है? क्या रहता है गोइंग? a business which runs for a infinite period। मतलब जब भी हम बिजनेस चालू करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा। when I add a word uncertainty to this going concern तो क्या हो जाता है? I am not certain whether my business will run for a long period of time। ऑडिटर ने क्या बोल दिया मालूम है क्या? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया लंबे समय के लिए चलेगा नहीं, वोडाफोन आइडिया बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। ये पैराग्राफ जब निकला वोडाफोन का शेयर प्राइस ड्रॉप से गिरा। When this paragraph, जो ये पैराग्राफ जो ऑडिट रिपोर्ट में है, जो ये एक बार पब्लिक को अवेलेबल हो गया, उसके बाद वोडाफोन का प्राइस ऐसा ड्रॉप हुआ, अब तक वो रिकवरी करने के कर रहा है, बट रिकवर नहीं करेगा। आई नो। अब सर ठीक है ना, हम लोग ऑडिटर है, हमको ये कंपनी पसंद नहीं है तो मैं कुछ भी लिख दो इस कंपनी के बारे में, नहीं किसी तरह रीजन देने। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 4 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ऐसा जो ब्ला 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 है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आगे जाके बंद हो जाएगा। इस कंपनी के केस में गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करना गलत है। one paragraph by one paragraph by this auditor can affect this company as a whole। You want to see who is the auditor of this company? SR Balti Boys and Associates। Have you ever heard of this company? SR Balti Boys and Associates सुना है? ऐसा नहीं सुना है? So what if I tell you, have you heard the word EY? EY सुना है क्या? Consulting LLP, उसका ही ये नेटवर्क एसोसिएशन है। मतलब वोडाफोन के जो ऑडिटर्स है, they are nothing but this EY Big Four। अगर एक Big Four के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिपोर्ट दिया है, मतलब कुछ ना कुछ 100% गड़बड़ है। साइलेंट रहेंगे मैडम, बता दो घर वालों को कि ये टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, कॉल भी मत करो, ठीक है? लिंक पे रहता है काफी कुछ, बट इफ इट इज अर्जेंट कॉल यू कैन
डॉट एंड डॉट। सो ठीक है, तो ये होता है तुम्हारे चार्ट अकाउंटेंट का। तो इसलिए बोल रहा हूँ डिसिप्लिन रहो, फर्स्ट स्टेप में निकाल दो, लाइफ में भी good। एक बार सीए बन गए, आई हैव नॉट सीन अ पुअर चार्ट अकाउंटेंट। सीए बनने के बाद दो जो तुमने सैक्रिफाइस किया है अभी, 4 साल सैक्रिफाइस करो, 4 साल में नहीं 3 साल सैक्रिफाइस करो, बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट। जो तुमने सैक्रिफाइस किया है सब सूद समेत वापस ले। अगर वो 3 साल तुम मेहनत नहीं करते तो आने वाले 10 साल के लिए यू विल ऑलवेज रिग्रेट। एंड व्हाई एम आई सेइंग कि क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट, तुम्हारा अटेम्प्ट सपोज तुमने फाइनल या ठीक है फाइनल अटेम्प्ट दे रहे हो, फाइनल अटेम्प्ट तुम्हारा आएगा कुछ 2028 में 29 में तुम्हारा फाइनल अटेम्प्ट आएगा। तुमने मे अटेम्प्ट में क्लियर किया नहीं, अज्यूम नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा तुम्हारा सितंबर 2028। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन दिस? मेगा मंथ हो गया, जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ्स। पैर मिनिमम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 50,000 तो मिल सकते हैं सैलरी पर मंथ। साल 2028 मतलब मैं आराम से यहाँ पे 80,000 ले सकता हूँ। 80,000 इंटू 3, 2,40,000 is your opportunity cost. You delay the attempt by 3 months, not 3 months. It is 2,40,000 जो तुम खर्चा होगा। क्यों? सीए बन जाते यहाँ पे, फिर 2,40,000 सेव हो जाए तुम्हारे। अभी खर्च नहीं कर रहे हो, बट लूज कर रहे हो ना, इसीलिए become चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट स्टेप, लाइफ में इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इनफ ऑफ ज्ञान। Let us start with basics। अच्छा, हम लोग चालू का चैप्टर कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। चालू 3 से 4 दिन के लिए तो चैप्टर 3 दिन है, 3 दिन के लिए मैं कोई चैप्टर पढ़ूंगा नहीं। 3 दिन करेंगे क्या? इंट्रोडक्शन। सर मतलब थियरी बिल्कुल भी नहीं। इंट्रोडक्शन में देयर इज ओनली 10% थियरी जो मैं तुमसे लूंगा, 90% फाउंडेशन रिवीजन, मैथमेटिक्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अलग है कुछ। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कांसेप्ट्स क्लियर नहीं है, ये सब्जेक्ट तुमसे होगा। और 2-3 दिन बाद सब्जेक्ट तुम्हारा कितना कांसेप्ट क्लियर है। तो इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले हम रिवाइज करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन टू है। चलो, गिव द हेडिंग इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Introduction to financial management. Who is mother for us? Who is mother for us? माँ कौन है? Accounting is the main branch. गंगा यहाँ से बहती है। Accounting is of 2 types. One is called your financial accounting, and by the way तुमको जो भी एग्जांपल्स मिलेंगे एवरीवन, देयर आर कुछ ऐप्स बोलता हूं मैं, अभी के अभी वो ऐप फोन में इंस्टॉल करो तुम। मनी कंट्रोल, आई वांट दीस ऐप्स टू बी इंस्टॉल्ड राइट टुडे। मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, स्पेस नहीं है फोन में, इंस्टाग्राम उड़ाओ, ये उससे इंपॉर्टेंट है। मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, ईजेड कैलकुलेटर, ईजेड कैलकुलेटर, 3 ऐप है। हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के फोन में, मेरे फोन में अभी भी है आफ्टर क्लियरिंग सीए, तीनों ऐप्स, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स एंड ईजेड कैलकुलेटर। क्यों? Money control and economic times give you the latest news, not only on the stock market, ऐसा कुछ latest news। अभी भी मेरे फोन में न्यूज आया है, Israel's stock exchange building in Tel Aviv is hit by Iranian missile। ठीक है सर, आपको बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है?
इसराइल ईरान में जो वॉर चल रहा है, इसराइल ईरान में जो वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ता है। तो जब जब ग्लोबल, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एवरी वर्ल्ड इकोनॉमी इज लिंक्ड विद ईच अदर। उधर इसराइल में कुछ हुआ, यहाँ पे इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री मिल गया, उधर सऊदी में कुछ हुआ, यहाँ पे अपना टाटा बिरला मिल गया। क्यों होता है सर ऐसा? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए आई वांट यू गाइस टू इंस्टॉल दिस 3 एप्स। क्यों? मुझे मालूम है तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं पढ़ते सर, पढ़ते ना, वो पूरा टाइम न्यूज़पेपर नहीं बोलते। तो इसलिए ये जो 3 एप्लीकेशन है, नॉट दिस बट ये जो 2 एप्लीकेशन है, ये तुमको कुछ थोड़ा इकोनॉमिक न्यूज से या फाइनेंशियल न्यूज से थोड़ा कहीं ना कहीं कनेक्टेड रखेंगे। एंड आई उसी के लिए एंड जो भी अपन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे क्लास में, ऑल विल बी लेटेस्ट एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट वर्ल्ड। ठीक है, तो अकाउंटिंग दो तरीके के होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। This is your financial accounting and management accounting. सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या? जो तुमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था अकाउंट्स, और जो यहाँ पे एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे वो, दिस इज सिंपल अकाउंटिंग। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल अकाउंटिंग। मतलब क्या? recording the transaction into your books of accounts and preparation of financial statements and preparation of financial statements। ये जो तुम आज तक करते आ रहे हो, जो तुमने अब तक किया है, अच्छा पूरे सीए इंटरमीडिएट में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप गोली मारेंगे। We will always and always be concerned only about one form of your constitution, that is a company, corporate company। हम लोग इसके बाद इसी पे फोकस करेंगे। पार्टनरशिप बेहद हट है, सोल प्रोप्राइटरशिप नॉट रिक्वायर्ड, ओनली एंड ओनली अ कंपनी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी के बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा यूजर्स ऑफ अकाउंट। Have you come across this term, users of accounts? तुम जो फाइनेंशियल प्रिपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ कंपनी, इट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस लिए बनाती है? व्हाट इज, हु आर द यूजर्स ऑफ दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बोलो। इन्वेस्टर्स, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आर योर यूजर्स, सेकंड और कौन होते हैं यूजर्स? Investors, government, trade, government, banks, creditors, तुम्हारे suppliers, and also your customers also. When I say users of financial, मतलब क्या सर? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर देख के क्या करेगा? इन्वेस्टर देख के डिसाइड करेगा ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉस दिख रहा है तो व्हाई वुड इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुझे लग रहा है कि कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर रही है, मतलब 2024 एंड 2025, आई होप यू नो, हर एक कंपनी को जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है कंपनी, उसको करंट ईयर का और उसके पिछले साल का भी डेटा देना पड़ता है, हाँ कि ना? 2024 में अगर 20,000 का प्रॉफिट है, 2025 में 1,000 का प्रॉफिट तुमने ज्यादा कमाया है, ओनली द इंक्रीज इन प्रॉफिट इज 1,000 रुपीज, मतलब कंपनी हैज परफॉर्म गुड, हाँ कि ना? तो मुझे समझ जाएगा एज इन्वेस्टर कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रेशियोज निकलेंगे फ्रॉम दिस बैलेंस शीट, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, आरओई, आरओसीई, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एसेट टर्नओवर, बहुत रेशियोज है। वो रेशियो के बेसिस पे इन्वेस्टर डिसीजन ले सकता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सर गवर्नमेंट कैसे? ऑडिट में पढ़ोगे, गवर्नमेंट को अगर लगा कोई कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तो गवर्नमेंट कैन ऑर्डर अ ऑडिट कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुझे तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, you present your financial statements to me, let me check, let me appoint my own auditor and let me check whatever is the mistake in this। banks, तुमको अगर बैंक से लोन लेना है
बैंक तुमको हमेशा एक रिक्वायरमेंट बताएगी कि भाई मेरे को तेरे पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाके दे। बात खत्म। जब तक तू मुझे पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाके नहीं देगा, मैं तुझे लोन अप्रूव नहीं करूंगा। क्यों? तेरे पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मैं देखूंगा कि भाई क्या ये कंपनी अगर इसने लोन लिया, क्या वो रीपेमेंट करने की ताकत रखती है, उसका पास्ट हिस्ट्री क्या है रीपेमेंट का, उसने कितने बार लोन को रीपे नहीं करके उड़ा दिया, बैड डेट्स कितने बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए बैंक चूज करता है। सप्लायर्स, सप्लायर मतलब क्या होता है? जिससे तुम कुछ खरीदते हो, द पर्सन फ्रॉम हूम यू बाय द गुड्स इज कॉल्ड अ सप्लायर। अब तुमने सप्लायर को बोला कि भाई मेरे को 60 दिन के क्रेडिट पे गुड्स दे, तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरे को मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे। मैं देखूंगा व्हाट इज योर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब तेरे पास कैश कितना है, हाउ मच आर यू एबल टू रीपे। अब मतलब तूने तेरे पिछले क्रेडिटर्स को कितने दिन में रीपे किया है। तू मुझसे मांग रहा है 60 डेज का क्रेडिट, मुझे तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से देख के समझ रहा है कि तूने तेरे क्रेडिटर्स को 100 दिन के बाद भी पेमेंट किया नहीं है, तो मैं तुझे 60 दिन का क्रेडिट क्यों दूं भाई, मैं तुझे सिर्फ 30 दिन का क्रेडिट दूंगा। सर ये नहीं समझेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, ये तो कहीं भी दिखता नहीं है। रेशियो एनालिसिस करेंगे आज, मतलब इस सब्जेक्ट रेशियो एनालिसिस से तुमको समझता है कि भाई तुम तुम्हारे क्रेडिटर को कितना लेट पेमेंट कर रहे हो, कितना जल्दी पेमेंट कर रहे हो। कस्टमर्स, कस्टमर्स कैसे करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख समझा कस्टमर को कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है कि नहीं, क्या हमें कंपनी से गुड्स खरीदे कि नहीं, हाँ कि ना। तो ऐसे ये सारे तुम्हारे यूनिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं जो तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनता है उसको यूज करते हैं। ये सारे जो यूजर्स है ना बच्चों, ये सारे यूजर्स आर एक्सटर्नल टू द मैनेजमेंट of a company. These all users of financial statements are external to the management of the company. मतलब क्या? Just because you have invested in 2 shares of Reliance, can you call Mr. Ambani and say, ए वो बंद कर उधर, मेरे को नहीं पसंद उधर लोकेशन बंद कर, उधर बिजनेस बंद कर, इधर कर, नहीं ऐसा बिजनेस मत कर, वैसा बिजनेस कर, तुम बोल सकते हो क्या? आंसर इज नो, you do not have management right। वो बोलेगा भाई तेरे पास 2 शेयर है और तू मैनेजमेंट राइट ले रहा है, मेरे पास मोर देन 50% शेयर, 50 नहीं 50%। तो इसीलिए just because you're an investor in a company does not mean you have the right to participate in the day-to-day management of the company। गवर्नमेंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ही बोल सकती है, कल को मिस्टर मोदी आके नहीं बोल सकते बिजनेस ऐसा कर ऐसा मत कर, रहता है वैसा कुछ, that's what going on। Banks cannot participate in your business। तो इसीलिए सारे जो यूजर्स हैं these are external to the company। मतलब क्या, when I say these are external to the company, मतलब these users do not have, these users do not have management right। They cannot participate in the day-to-day affairs or day-to-day management of the company। तो इनको बोलते हैं external users and users of financial statements। ये होता है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग which is nothing but your costing, paper number 4। second is your financial accounting name, financial management। The financial management is nothing but a branch of management accounting। इसमें बहुत ब्रांच होते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ऑफिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट हमारे सिलेबस में वो नहीं है, लेट्स नॉट टच विद दैट। कॉस्टिंग क्या होगा कभी से बेहतर पढ़ाएंगे तुमको। लेट मी कम टू माय पार्ट दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेमैन मतलब तुम्हारे हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ भी, यू कैन टेल एनीथिंग। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, ओके डन, ऐसा कुछ भी बोलो तुम लोग। एक तो मैंने बता दिया मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, अब बाकी तो तुम बोलो क्या है। ये सिंपल है। क्या लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या? How do you apply your finances in various things? How do you employ your finances in various things? How do you invest in different projects? ठीक है, और
अच्छा, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा किधर से आएगा? इन्वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, बट पैसा आना चाहिए ना पहले। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला स्टेप होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। भाई पैसा आना किधर से? एक बिजनेस में पैसा किधर से आ सकता है? फिक्र रहेगा तुमने, बैंक्स, लोन। दूसरा तो क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सारे होते हैं फंड्स कि एक कंपनी को पैसा किधर से आ सकता है। कल को मिस्टर अंबानी को पैसा चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, they can go and take out a FPO। FPO क्या सर? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। या एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर पब्लिक जाना है तो वो IPO करेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्यों? टू कलेक्ट अमाउंट, इक्विटी शेयर से पैसा लेने के लिए। क्या तुमने सीए फाउंडेशन में बोनस इशू पढ़ा रहेगा? था ना बोनस इशू, राइट्स इशू, था कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट इशू? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स दे दो, मतलब यू आर कलेक्टिंग द अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो एक बार अमाउंट कलेक्ट कर लिया, उसके बाद डिसाइड करो कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रॉडली हैज 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज procurement of funds. First is your procurement of funds. Second is your utilization of funds. Fancy word utilization, meaning मतलब इसका investment. Utilization और investment of funds. And third आता है distribution of profits. Distribution of profits. सर ए ठीक है, बी ठीक है, ये सी क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मालूम है तुमको? तुमको मालूम है? मैं बोल रहा हूं तुमको मालूम है। सोचो जरा, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब क्या क्या? प्रॉफिट्स का पढ़ा था तुमने ये नोटेशन में। इन्फोसिस में प्रॉफिट कमाया 10,000 करोड़। डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इज नथिंग बट डिविडेंड। तुम जो प्रॉफिट्स कमाते हो वो तुम्हारे शेयर होल्डर्स को देते हो, इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड और सिंपली distribution of profits. So financial management involves these 3 decisions: procurement of funds, utilization of funds and distribution of funds. ये 3 जो डिसीजंस है ना, इन 3 डिसीजंस के ऊपर तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस बेस्ड है। क्या कुछ बोलते हो? तो सिलेबस चैप्टर नंबर 3, chapter number 4, chapter 5, chapter 6. This is your financing decisions. Sir, financing decision मतलब क्या? Fancy word to that procurement of funds. Procurement of funds. इसके ऊपर कितने चैप्टर है तुम्हारे? 4 चैप्टर, 3, 4, 5 and 6. Can you see chapter number 7, investment decision? Can you see chapter 7, investment decision? And chapter number 9, management of working capital. ये chapter 7 and chapter 9 तुम्हारे आएंगे investment decisions मतलब utilization of funds. Funds तो गैदर कर लिया, इसको करोगे क्या? Funds को utilize कैसे करोगे? वो था chapter 7 and chapter 9 में। And last chapter, chapter 8 is your dividend decisions or distribution of profits. So your entire financial management syllabus is split into 3 decisions: procurement of funds, which is called as, देखो उधर जगह है तो देखो उधर साइड में जाके ऐसा, it is called as financing decision. Utilization of funds is called as your investment decision. And distribution of profits is called as your dividend decisions. It's called as your dividend decisions. ठीक है? तो हम क्या करेंगे सर? एक डिसीजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में होता क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में क्या होता है, डिविडेंड डिसीजंस में क्या होता है, ये सब थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद we will discuss certain basics of time value of money.
just to have a quick recap of your foundation. ठीक है? See you on Monday. Monday students, please watch the lecture.